स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज का हमारा टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे वो ऑर्डर ऑफ एक्शन हो या लॉ ऑफ मास एक्शन है। सो आर यू रेडी? मैं हूं विक्की नारंग, आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल 3D क्लासेस पे। सो स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट टॉपिक, रेट लॉ। और रेट लॉ के बेस पे ही आगे हम चलेंगे। तो सबसे पहले ये रेट लॉ है क्या? इसको जनरल में ऐसे बता सकता हूं कि कोई भी रिएक्शन है, फॉर एग्जांपल ए प्लस बी, इससे क्या फॉर्म हो रहा है? ए बी। अगर हम कहें कि ये रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट ए प्लस बी दोनों आपस में रिएक्ट करके किसकी फॉर्मेशन करते हैं? ए बी की। और किसी भी रिएक्शन के अंदर अगर हम बात करें रिएक्टेंट की, तो रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है वो क्या होती है? डिक्रीज होती है। और जो प्रोडक्ट है उसकी कंसंट्रेशन क्या होती है? इंक्रीज। रेट लॉ में हमें दो चीजें बतानी है। फर्स्ट, एक तो रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है वो क्या होगी? डिक्रीज। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या होने वाली है? डिक्रीज। एंड सेकेंडली, अगर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी, फर्स्ट द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीज विद प्रोसीडिंग रिएक्शन, जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड करेगी। और सेकंड, हमें क्या बताना है कि अगर कोई रिएक्शन प्रोसीड कर रही है तो रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन जो डिक्रीज हो रही थी, तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो भी क्या होगी? डिक्रीज। क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करती है? कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट पे। और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन अगर ज्यादा है तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? फास्ट। बट हम कह रहे हैं कि जैसे जैसे रिएक्शन हो रही है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या हो रही है? डिक्रीज। और प्रोडक्ट की क्या हो रही है? इंक्रीज। अगर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगा? डिक्रीज होगा। सो अगर हम कहें कि कोई भी रिएक्शन है, स्टार्टिंग के अंदर क्या होती है? फास्ट। एनी रिएक्शन फास्ट इन द बिगिनिंग, जब भी कोई रिएक्शन स्टार्ट होगी तो बिगिनिंग के अंदर, स्टार्टिंग के अंदर क्या होगी? फास्ट। और धीरे धीरे क्या होती जाएगी? वो स्लो होती जाएगी। ये हम किसमें बताएंगे? रेट लॉ के अंदर। और इसी के ऊपर डिपेंड करता है आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक, लॉ ऑफ मास एक्शन। हम इसके बारे में बात करेंगे आगे कि ये इसकी एक्सप्रेशन कैसे करते हैं, सारा एक्सप्लेन करेंगे। और उसी एक्सप्रेशन के बेस पे हम ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन एंड मॉलिक्यूलरिटी भी बताएंगे। लेकिन इसके बेस पे फर्स्ट लॉ है, लॉ ऑफ मास एक्शन, जो कि आप +1 में भी कर चुके हो। क्या है ये लॉ ऑफ मास एक्शन? आप इसी रिएक्शन में देख लें कि होता क्या है। ये एक रिएक्शन थी, A प्लस बी से क्या फॉर्म हो रहा था? ए बी। और मैंने क्या कहा है कि रेट किसी भी रिएक्शन की किस पे डिपेंड करती है? इन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे। मींस rate of reaction is directly proportional to concentration of the reactant। या हम कह सकते हैं कि मोलर concentration of the reactant। और मोलर concentration यहाँ पे कौन है इस रिएक्शन में? A है। दूसरा कौन है? B है। मींस A और B दो अलग अलग रिएक्टेंट थे, इनकी मोलर कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करती है रेट ऑफ रिएक्शन। और इस लॉ को हम क्या कहते हैं? लॉ ऑफ मास एक्शन। मींस किसी रिएक्शन की जो रेट है, रेट ऑफ रिएक्शन है, वो किस पे डिपेंड कर रही है? रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे। कंसंट्रेशन जितनी ज्यादा होगी, रेट ऑफ रिएक्शन उतना क्या होगा? फास्ट होगा। और अगर हम बात करें, रेट इज इक्वल टू के। के क्या है? कांस्टेंट। और इस के को हम कहते हैं रेट कांस्टेंट। क्या बोलते हैं इसको हम? रेट कांस्टेंट कह सकते हैं, स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट कह सकते हैं, वेलोसिटी कांस्टेंट कह सकते हैं। और ये भी इंपॉर्टेंट है, रेट कांस्टेंट। इसकी यूनिट क्या होती है? ये डिपेंड करती है ऑर्डर पे। ये भी हम आगे करेंगे जब हम ऑर्डर करेंगे। तो अगर आपसे पूछा जाए कि रेट कांस्टेंट होता क्या है, तो रेट कांस्टेंट, अगर हम इस रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को एज ए यूनिटी रखें, मींस A
is equal to 1 and B is also equal to 1 means as unity, so रेट इज इक्वल टू किसके होगा, के के, और के क्या था, रेट कांस्टेंट था। और हम बात करें डेफिनेशन की, लॉ ऑफ मास एक्शन होता क्या है, तो इसकी डेफिनेशन नोट कर लें। एट ए गिवन टेम्परेचर द रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। और दूसरा, रेट कांस्टेंट की डेफिनेशन क्या लिखोगे, रेट ऑफ द रिएक्शन व्हेन द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ईच ऑफ द रिएक्टेंट इज यूनिटी, मींस इन रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है वो क्या होगा, एज ए यूनिटी, तब जो ये रेट ऑफ रिएक्शन है वो किसके इक्वल होगा, रेट कांस्टेंट के। और रेट कांस्टेंट को हम किससे डिनोट करते हैं, के से। ये है लॉ ऑफ मास एक्शन और रेट कांस्टेंट। अब इस रेट कांस्टेंट के क्या क्या करैक्टर हैं वो नोट कर लें। अगर हम बात करें इनके करैक्टर की, तो k की वैल्यू जो है, मींस रेट कांस्टेंट की वैल्यू, वो हर एक रिएक्शन के लिए क्या मिलने वाली है, आपको डिफरेंट मिलने वाली है। मींस हर एक रिएक्शन के अंदर जो रेट कांस्टेंट है वो क्या होगा, डिफरेंट होगा। और अगर इस k की वैल्यू ज्यादा है, मींस रेट कांस्टेंट ज्यादा है, तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगा, ज्यादा होगा। रेट कांस्टेंट कम है तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगा, कम होगा। थर्ड, अगर हम कहें कि अगर इस रिएक्शन में टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो जो k की वैल्यू है वो क्या रहने वाली है, कांस्टेंट रहने वाली है। मींस टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है ये जो रेट कांस्टेंट है। और फॉर कुछ एक पर्टिकुलर रिएक्शंस के लिए अगर हम रेट कांस्टेंट को कहें, तो जो रेट कांस्टेंट है उसकी जो वैल्यू वो इसकी कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करती, मींस इसकी कंसंट्रेशन पे क्या होती है, इंडिपेंडेंट होती है। चार इसके करैक्टर हैं, तो वो नोट कर लें, करैक्टर ऑफ रेट कांस्टेंट। अब हम बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन रेट ऑफ रिएक्शन एंड रेट कांस्टेंट। रेट ऑफ रिएक्शन की हमने डेफिनेशन क्या की थी, रेट ऑफ रिएक्शन क्या था, चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम। और रेट कांस्टेंट क्या है, अभी हमने डेफिनेशन की है, अगर कंसंट्रेशन, अगर किसी भी रिएक्शन के रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन यूनिट है, तो रेट ऑफ रिएक्शन किसके इक्वल होता है, रेट कांस्टेंट के। और दोनों की अगर यूनिट की बात करें, तो रेट ऑफ रिएक्शन की जो यूनिट क्या थी, मोल्स पर लीटर पर सेकेंड, बट इस k की वैल्यू डिपेंड करती है ऑर्डर पे, हम वो आज ही कैलकुलेट करेंगे ऑर्डर के बाद में। और रेट ऑफ रिएक्शन है वो इनिशियल रिएक्टेंट के ऊपर डिपेंड करता है, बट रेट कांस्टेंट इनिशियल कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करता। तो ये था डिफरेंस बिटवीन रेट ऑफ रिएक्शन एंड रेट कांस्टेंट। क्लियर। अब हम करेंगे रेट लॉ एक्सप्रेशंस है क्या। अभी हमने जो रिएक्शन की थी, कोई और भी रिएक्शन ले सकते हो। सपोज मैंने दो रिएक्टेंट लिए हैं, A प्लस B, और इससे जो प्रोडक्ट बना है वो क्या है, C। अगर मैं कहूं कि इस A का कोफिशिएंट स्मॉल a है, इस B रिएक्टेंट का जो कोफिशिएंट है वो स्मॉल b है, और इस C का जो कोफिशिएंट है वो स्मॉल c है। ठीक है, ये इनके क्या है, कोफिशिएंट। मींस a 1 2 कोई भी इंटीजर हो सकता है, फ्रैक्शनल में भी हो सकते हैं, ये भी कोई इंटीजर हो सकता है, 1 2 3 कोई भी। और ये इससे जो C प्रोडक्ट बना है, अब इस रिएक्शन को जैसे ही रिएक्शन प्रोसीड करेगी, मींस जो इसकी रेट है वो किस पर डिपेंड करेगी। सबसे पहले हम इसको रेट लॉ एक्सप्रेस कैसे लिखेंगे, रेट लॉ के अकॉर्डिंग रेट इज इक्वल टू क्या होगा, A, और इस A की पावर क्या है, स्मॉल a। B की पावर क्या होगी, स्मॉल b। मींस जो इसके कोफिशिएंट है वो ऊपर जाके क्या बन गए, इसकी पावर बन गई। तो जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड होगी, रेट इज इक्वल टू k, और इस A की जो पावर आई है वो आ गई P, और जो B है उसकी पावर क्या होगी, Q। ये कहां से आए, क्योंकि एक बात नोट कर लें कि कोई भी रिएक्शन में से अगर हमें ऑर्डर कैलकुलेट करना है
जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, वो ऑर्डर एक एक्सपेरिमेंटल फैक्ट है। और इस रिएक्शन को जो हमने इसकी रेट ला लिखी है, इसको हमने थ्योरेटिकली इसके बेस पे राइट कर दिया, बट एक्चुअली में जब हमने ये कैलकुलेट करना है तो इसको एक्सपेरिमेंटली करना पड़ेगा। और एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट करने के बाद में इसकी जो पावर आई है वो क्या आई है, P, और इसकी जो पावर है वो क्या है, Q है। ये P और Q कहां से आया, नेक्स्ट ऑर्डर में देखते हैं कैसे आया। और ये जो पहले A था, अब इसकी पावर क्या होगी, P होगी। ये जो इसकी पहले पावर कितनी थी, B थी, मींस जो कोफिशिएंट थे क्या थे, B थे। अब इसका कोफिशिएंट क्या हो गया, Q हो गया। अब ये हुआ कैसे, मींस कोई भी रिएक्शन जो है वो डिपेंड करती है उस रिएक्शन के मैकेनिज्म पे। उस रिएक्शन के मैकेनिज्म को समझने के बाद में हमें ये देखना पड़ेगा कि ये आया कहां से है। अब हम कर रहे हैं रेट लॉ एक्सप्रेशन, और रेट लॉ को कैसे एक्सप्रेस करते हैं ये हमने राइट कर दिया इस रिएक्शन के बेस पे। और जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड हुई, उसकी बैलेंसिंग हुई, तो जो ये कोफिशिएंट थे वो क्या हो गए, चेंज हो गए। और अब नए जो कोफिशिएंट बने हैं वो क्या है, P और Q। यही इसका क्या है, रेट लॉ एक्सप्रेशन। मींस जब इसकी हम मैथमेटिकली इसको एक्सप्लेन करते हैं तो जो ये इसकी पावर जो है वो इसके कोफिशिएंट के इक्वल हो भी सकती है और नहीं भी, और इससे डिफरेंट भी हो सकती है, जैसा कि इस सेक्शन के अंदर दिखाई दे रहा है। ये जो P और Q है वो A और D से क्या है, डिफरेंट है। और इन दोनों का जो सम होता है जिसको हम कहते हैं ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, उसके लिए हम एक एग्जांपल लेंगे। तो इसको हम मैथमेटिकली कैसे एक्सप्लेन करते हैं और इसकी डेफिनेशन क्या होगी वो नोट करें। The mathematically expression which denote the rate of reaction in term of molar concentration of reactant with each term raised to some power which may or may not be same as the stoichiometric coefficient of the reacting species in a balanced chemical equation। और आपने डेफिनेशन में भी देखा है कि जो ये पावर है जो कि इस कंसंट्रेशन के ऊपर जा रही है, मे और मे नॉट बी सेम एज ए स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट। मींस इन कोफिशिएंट के इक्वल सेम हो भी सकते हैं और नहीं भी। ये है रेट लॉ एक्सप्रेशन, और इसी के बेस पे हम करेंगे ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। ये ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन है क्या, इसी के बेस पे। और ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन करने से पहले एक बात सुन लें कि आप इस ऑर्डर ऑफ द रिएक्शंस या रेट लॉ एक्सप्रेशन की वीडियो को कम से कम एक नहीं, दो नहीं, कम से कम 3 बार आप इसको देखोगे, क्योंकि ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन से रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिलेगा। आपके पास अगर प्रीवियस किसी भी ईयर का पेपर है तो आप उसको उठा के चेक कर लें, उसमें ऑर्डर के नेम से कोई ना कोई क्वेश्चन आपको जरूर दिखेगा। तो स्टार्ट करते हैं ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। इसको स्टार्ट करने से पहले आप नोटबुक साथ में लें और जो भी मैं बता रहा हूं आप उसके नोट्स बना लें। फिर हम इसको क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। और आपने कम से कम ये वीडियो कितनी बार देखनी है, 3 बार देखनी है। और दूसरा, इस टॉपिक पे किसी तरह का कोई रट्टा नहीं लगाना। कहीं आप बुक लेके ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज द सम ऑफ द पावर ऑफ, ऑर्डर इज द रिएक्शन ऑफ सम ऑफ द पावर ऑफ, नहीं करना। क्लियर? ये वीडियो आपने कम से कम 3 बार देखनी है और इस टॉपिक को बिल्कुल क्लियरली समझना है। क्लियर है? नोट करें। सबसे पहले ऑर्डर ऑफ दी जो रिएक्शन है उस किस पे डिपेंड करता है। नंबर 1, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन, और इस कंसंट्रेशन की जो पावर है वो क्या है, n। अब ये जो n है क्या, n क्या होगा,
order of the reaction and may be integer, क्या होगा, इंटीजर भी हो सकता है, एंड मे बी फ्रैक्शनल, ये फ्रैक्शनल में भी हो सकता है, मींस ये 0 1 2 3 कितना भी हो सकता है, और फ्रैक्शनल्स मींस पॉइंट में भी इसकी क्या हो सकती है, वैल्यू हो सकती है, बाय में भी हो सकती है। तो ये जो n है ये डिफाइन करेगा कि किसी रिएक्शन का ऑर्डर होता क्या है। नेक्स्ट अगर हम बात करें इस n को, तो n मैंने क्या बताया है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बता रहा है। सेकंड, n कोई इंटीजर है, अगर n की वैल्यू 0 है तो ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन होगा, n की वैल्यू 1 है तो ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगा, n की वैल्यू 2 है तो ये सेकंड ऑर्डर होगा, और n की वैल्यू अगर पॉइंट्स मीन फ्रैक्शनल है तो ये कौन सा ऑर्डर होगा, फ्रैक्शनल ऑर्डर होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें सेकंड, जो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन है कैलकुलेटेड बाय एक्सपेरिमेंट, ये एक एक्सपेरिमेंटल फैक्ट है, हम इसको थ्योरेटिकली कैलकुलेट नहीं कर सकते, और ये क्या एक एक्सपेरिमेंटली फैक्ट है। ये काफी इंपॉर्टेंट लाइन है कि जो ऑर्डर है वो क्या एक एक्सपेरिमेंटली फैक्ट है, और हम इसको एक्सपेरिमेंट करके ही कैलकुलेट कर सकते हैं, या इसके कुछ ट्रिक होते हैं वो भी हम आगे बात करेंगे। तो यहां पे नोट कर लें, ये एक एक्सपेरिमेंटली फैक्ट है, और इसको हम एक्सपेरिमेंट के थ्रू क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें, अभी हमने एक रिएक्शन लिखी थी और उसके अंदर आपको बताया था कि रेट लॉ एक्सप्रेशन होता क्या है। वही सेम एग्जांपल मैं ले रहा हूं कि अगर मैं कहूं कि a प्लस b, इससे जो प्रोडक्ट बना वो क्या था, c, और जो इसके कोफिशिएंट थे, अगर हम बात करें a की, तो a का जो कोफिशिएंट था वो क्या था, स्मॉल a, b का जो कोफिशिएंट था वो क्या था, स्मॉल b, और c का जो कोफिशिएंट था वो क्या था, स्मॉल c। मेन c एक प्रोडक्ट है, a और b क्या है, रिएक्टेंट है, और ये a और b की वैल्यू 0 1 2 3 0.5 मींस फ्रैक्शनल में कोई भी हो सकती है, मींस ये n है, और इन n की वैल्यू किसी रिएक्शन के अंदर कैसे चेंज होगी वो भी हम बात करेंगे। और ये n की वैल्यू क्या होता है, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शंस। कैसे, अगर मैं ये कहूं कि अगर हमने इसकी रेट लिखनी है तो रेट कैसे राइट करेंगे, रेट इज इक्वल टू के, a की पावर कितनी थी, a, और b की पावर कितनी थी, b। ये तो एक थ्योरेटिकली हमने इस रिएक्शन को देख के बता दिया, लेकिन अगर हम देखें जैसे ही साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किया और एक्सपेरिमेंट करने के बाद में ये देखा, और एक्सपेरिमेंट किसी तरह से भी चेंज हो सकता है, हम इसके कोफिशिएंट को, सपोज यहां पे 1 है और यहां पे 1 है, 1 प्लस 1 क्या हो गया, 2, और अगर 2 यहां पे है तो इसका ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेकंड ऑर्डर। बट क्या होता है, जैसे ही इसका एक्सपेरिमेंट किया तो जो इसके कोफिशिएंट है वो क्या हो गए, चेंज हो गए, क्योंकि कोई भी रिएक्शन की जो बैलेंसिंग है वो मतलब काफी तरह से हो सकती है, किसी तरह से भी उसको हम क्या कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं। उसके मैकेनिज्म के अंदर किसी तरह से भी रिएक्शन क्या हो सकती है, चेंज हो सकती है। अगर वो रिएक्शन चेंज होगी तो जो इसके कोफिशिएंट है वो भी क्या होंगे, चेंज होंगे। मींस बाय एक्सपेरिमेंटली फैक्ट, जैसे ही साइंटिस्ट ने इसको एक्सपेरिमेंट किया और एक्सपेरिमेंट करने के बाद में क्या देखा, रेट जो थी वो किसके इक्वल होगी, के, और a की जो पावर थी वो क्या आ गई, नई पावर एक p, और जो b थी, b का जो पावर था वो क्या आ गया, क्यों, पहले इसका कोफिशिएंट क्या था, a, अब क्या हो गया p, पहले क्या था इसका कोफिशिएंट b, और अब क्या होगा, क्यों, मींस इसके जो कोफिशिएंट थे वो क्या हो गए, चेंज हो गए। और अगर बात करें n की, तो n इज इक्वल टू क्या होगा, p प्लस q,
मींस n क्या है, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। और ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन किस पे डिपेंड कर रहे हैं, जो नए कोफिशिएंट आए हैं उनके सम ऑफ, उनका जो सम होगा वो क्या होगा, n। सो हम कह सकते हैं n क्या था, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन is the sum of the power of which the concentration term are raised in the rate law equation to express the observed rate of the reaction। so जो इसका सम होगा, जो कि इसकी जो पावर थी उसका क्या होगा, सम होगा, वही क्या होगा, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। वो क्या होगा, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। और अब हम ये एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू समझेंगे। पहले इसको क्या कर लें, आप नोट कर लें। तो हम ये एक रिएक्शन के थ्रू इसको समझेंगे। मैंने एक रिएक्शन लिखी यहां पे, N2O5 से 2NO2 प्लस हाफ O2 की फॉर्मेशन हुई है। मींस अगर हम बात करें रेट किस पे डिपेंड करता है, कंसंट्रेशन पे। सो रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होगा, N2O5 के। मींस रेट इज इक्वल टू K N2O5 और इसके आगे कोई भी कोफिशिएंट नहीं है। मींस यहां पे इसका कोफिशिएंट कितना होगा, ओनली 1 होगा। अगर इसका कोफिशिएंट 1 है मींस n की वैल्यू 1 है, तो ये कौन सा ऑर्डर होगा, फर्स्ट ऑर्डर। कौन सा ऑर्डर होगा, ये फर्स्ट ऑर्डर। अगर हम इस रिएक्शन में देखें तो रेट इज इक्वल टू K NO2 और इसकी पावर कितनी है, 2। मींस n इज इक्वल टू कितना है, 2। तो ये कौन सा ऑर्डर होगा, सेकंड ऑर्डर। क्या होगा ये, सेकंड ऑर्डर। एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज H2 प्लस I2 से क्या फॉर्म हुआ, 2HI। सो रेट इज इक्वल टू K H2 I2 और इनके आगे कोई भी कोफिशिएंट नहीं है। मींस इसके कोफिशिएंट कितने हैं, 1 1। मींस n इज इक्वल टू 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2। तो ये भी कौन सा ऑर्डर है, सेकंड ऑर्डर। इसके अंदर आप देखिए कितने कोफिशिएंट है, 2 प्लस 1। अगर 2 प्लस 1 इज इक्वल टू क्या होगा, 3। तो ये कौन सा ऑर्डर होगा, थर्ड ऑर्डर। कौन सा होगा ये, थर्ड ऑर्डर। ये तो हम सिंपली बता सकते हैं क्योंकि इसमें जितने रिएक्टेंट हैं, जितने रिएक्टेंट के मोल हैं वो उसका क्या है, ऑर्डर है। बट अगर हम इस रिएक्शन को मैकेनिज्म के थ्रू करते हैं, क्योंकि ये एक एलिमेंट्री रिएक्शन दी हुई है हमें कि एक एलिमेंट्री स्टेप जो सिंगल स्टेप में दी हुई है, हम उसको इजीली बता सकते हैं। लेकिन अगर कोई भी रिएक्शन कॉम्प्लेक्स में है, मींस जिसके नंबर ऑफ स्टेप हैं, उसका जो ऑर्डर है वो स्लोवेस्ट स्टेप पे क्या करेगा, डिपेंड करेगा। उसका भी हम एक एग्जांपल करेंगे। अब बात करते हैं फ्रैक्शनल और जीरो ऑर्डर की। हमने कहा था कि जो n है वो 0 1 2 3 कोई भी इंटीजर हो सकता है या फ्रैक्शनल में हो सकता है। तो अगर इसके जो कोफिशिएंट हैं वो फ्रैक्शनल हो तो उस ऑर्डर को हम क्या बोलेंगे, फ्रैक्शनल ऑर्डर बोलेंगे। और अगर कोई भी रिएक्शन की जो रेट है वो इनकी कंसंट्रेशन पे डिपेंड ना करती हो, किसी भी रिएक्शन में कुछ पर्टिकुलर रिएक्शंस ऐसी होती हैं जिसमें रेट इनकी कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करती, उसको हम कहते हैं जीरो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शंस। फॉर एग्जांपल जीरो ऑर्डर का एक एग्जांपल नोट कर लें। 2NH3 से N2 प्लस 3H2 की फॉर्मेशन हो रही है। अगर आप इसको ध्यान से देखो तो जो इसके कोफिशिएंट है वो कितने हैं, 2 हैं। अगर इसके कोफिशिएंट 2 हैं मींस यहां पे अगर आप थ्योरेटिकली देखो तो n की वैल्यू कितनी आ रही है, 2। बट ये n की वैल्यू यहां पे 2 नहीं है। ये मैं
ये बात मैंने पहले ही आपको बता दी है कि जो n की वैल्यू है वो थ्योरेटिकली हम नहीं बता सकते, ये कुछ एक रिएक्शंस में हम बता सकते हैं। n की वैल्यू डिपेंड करती है एक्सपेरिमेंट पे, क्योंकि ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन एक एक्सपेरिमेंटली फैक्ट है, और इस रिएक्शन के अंदर ये जो इसकी जो रेट है वो कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही, और जिस रिएक्शन में रेट कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करती वो कौन सा ऑर्डर होगा, जीरो ऑर्डर होगा। इसके लिए एक और एक्सपेरिमेंट हम करने जा रहे हैं, उसको भी क्या करोगे आप, नोट, पहले ये नोट कर ले। सो नेक्स्ट जो हमारा रिएक्शन है ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन के लिए, अभी तक आपको ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन समझ में नहीं आया। क्यों? क्योंकि अभी तक हमने ओनली एक सिंपल रिएक्शन के थ्रू आपको बताया कि ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन होता क्या है, और ये इसके जो कोफिशिएंट हैं वो चेंज कैसे हुए, मींस ए बी जो कोफिशिएंट थे उससे पी और क्यू कोफिशिएंट कैसे आए, वो हम इस रिएक्शन के थ्रू करेंगे। बट उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि एक रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या होता है। मैकेनिज्म मींस अगर कोई भी रिएक्शन है वो एक सिंगल स्टेप में नहीं होती, मींस उस रिएक्शन को करने के लिए उसके क्या होते हैं, नंबर ऑफ स्टेप होते हैं, और उन नंबर ऑफ स्टेप की स्टडी करना क्या कहलाता है, मैकेनिज्म, जो कि हमने +1 में भी किया था। तो एक सिंपल रिएक्शन है आपके सामने 2NO2 प्लस F2 से 2NO2F। अगर हम इसके रिएक्टेंट को गौर से देखें तो इसमें जो कोफिशिएंट हैं वो कितने हैं, 2 प्लस 1, मींस 2 प्लस 1 इज इक्वल टू कितना, 3। अगर इसमें n की वैल्यू 3 है तो इसको ऑर्डर कौन सा होना चाहिए था, कौन सा, थर्ड ऑर्डर, बट ये रिएक्शन थर्ड ऑर्डर नहीं है। मींस हमने पहले जितने भी एग्जांपल किए हैं कि ये फर्स्ट ऑर्डर था, सेकंड है, थर्ड है, फ्रैक्शनल है, वो हमने यहां से इसके कोफिशिएंट से कैलकुलेट कर लिए थे। वो हमने रेट लॉ एक्सप्रेशन के अंदर भी आपको बताया था कि जो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन है मे और मे नॉट बी इक्वल टू स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट, और इसके जो कोफिशिएंट की बात करें तो इसके कोफिशिएंट कितने हैं, 3, बट ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इसके इक्वल नहीं है। और हमने जो पहले एक्सपेरिमेंट किए हैं, पहले जितने भी रिएक्शन की थी उसमें जो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन था वो स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट के बिल्कुल क्या था, इक्वल था। अगर हमें एक रिएक्टेंट मिला तो हमने एक उसका फर्स्ट ऑर्डर कहा था, अगर हमने उसमें दो रिएक्टेंट, दो मोल देखे तो हमने उसको क्या बोला था, सेकंड ऑर्डर, 3 मोल मिले तो उसको हमने थर्ड ऑर्डर बोला, और अगर हमें वो वैल्यू फ्रैक्शनल मिली तो हमने उसको क्या बोला, फ्रैक्शनल ऑर्डर। बट अगर आपने इसको ध्यान से देखा तो इसमें जो नंबर ऑफ n है वो कितने आ रहे हैं, 3, और अगर ये 3 है तो उसका ऑर्डर कौन सा होना चाहिए, थर्ड ऑर्डर, बट ये थर्ड ऑर्डर नहीं है। इसके लिए हम क्या करेंगे, एक एक्सपेरिमेंट करेंगे, मींस इसका मैकेनिज्म करेंगे, और जब हमने इसका मैकेनिज्म किया तो इसके 2 स्टेप थे। इसके कितने स्टेप थे, 2, और फर्स्ट स्टेप के अंदर हमने यहां से क्या यूज किया, NO2, यहां से क्या यूज किया, F2, मींस NO2 और F2 दोनों को ऐड करने पर किसकी फॉर्मेशन हुई, NO2F प्लस में एक नसेंट F की फॉर्मेशन हुई एज ए इंटरमीडिएट, किसकी तरह, एज ए इंटरमीडिएट एलिमेंट या कंपाउंड। तो ये इंटरमीडिएट क्या होते हैं, जो किसी रिएक्शन के अंदर ही बनते हैं और रिएक्शन में क्या होते हैं, खत्म हो जाते हैं, मींस ये ओवरऑल रिएक्शन के अंदर टेक पार्ट नहीं करते। ये एक इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन हुई, और सेकंड स्टेप में क्योंकि यहां पे हमने NO2 कितने लिए हुए, 2, हमने एक NO2 को यूज कर लिया, दूसरा जो NO2 है वो इस इंटरमीडिएट के साथ में मिलके किसकी फॉर्मेशन करेगा, NO2F, किसकी फॉर्मेशन कर रहा है, NO2F की। और अगर हम इसकी ओवरऑल रिएक्शन देखें तो इंटरमीडिएट से इंटरमीडिएट क्या होता है, कैंसल, और इन दोनों को आप जोड़ो, क्या बनेगा यहां पे, 2NO2 प्लस F2, क्योंकि ये क्या हो चुका है, इससे कैंसल, इससे प्रोडक्ट क्या बनेगा,
टू NO2F। और देखिएगा क्या इसकी ओवरऑल रिएक्शन इस रिएक्शन के बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम है। अगर हम बात करें कि अगर ये बिल्कुल सेम है तो इसका ऑर्डर होगा क्या, वो डिपेंड करेगा इन दोनों स्टेप पे। इसमें से जो भी एक स्लोअर स्टेप होगा वही क्या होगा, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, और उसमें जितने भी रिएक्टेंट यूज हो रहे हैं वो उसका क्या होने वाला है, ऑर्डर। और ये हमें कैसे पता चलेगा, ये हमें पता चलेगा बाय एक्सपेरिमेंट। हम किसी भी रिएक्शन को थ्योरेटिकली नहीं बता सकते कि इस रिएक्शन का ये स्टेप क्या है, स्लोअर स्टेप है। अगर हम बात करें इस रिएक्शन के अंदर तो जो सबसे ऊपर वाला है वो क्या है, स्लोवेस्ट स्टेप है। क्या ये स्लोवेस्ट स्टेप है, मींस अगर ये एक स्लोवेस्ट स्टेप है इस रिएक्शन का, मींस किसी भी रिएक्शन में अलग अलग स्टेप हो रहे हैं, और जो स्टेप सबसे धीमा होगा, सबसे स्लो होगा, उस स्टेप को हम क्या बोलेंगे, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। क्या बोलेंगे इसको हम, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। मींस इसके अंदर कितने रिएक्टेंट हैं, 1 + 1 कितने, 2। तो इस रिएक्शन का जो ऑर्डर होगा वो कितना होगा, सेकंड ऑर्डर। और अगर हम इसको थ्योरेटिकली देखें तो हमें क्या दिखाई दे रहा था, इसका ऑर्डर थर्ड ऑर्डर। और जैसे ही हमने इसको एक्सपेरिमेंट किया, इसके मैकेनिज्म क्यों किया, तो इसके मैकेनिज्म में जितने भी स्टेप थे उन स्टेप से जो सबसे स्लोअर स्टेप है, जिसको हम क्या कहते हैं, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, और उससे क्या कंक्लूड हुआ, क्या कंक्लूजन निकला इसका, कि इसका जो ऑर्डर है वो कौन सा है, सेकंड ऑर्डर। यहां पे एक बात और नोट करें कि जो एक रिएक्शन एक सिंगल स्टेप में हो रही है, मींस इसका ये एक सिंगल स्टेप है, इसका एक सिंगल स्टेप है, इस सिंगल स्टेप को हम बोलते हैं एलिमेंट्री प्रोसेस। क्या बोलते हैं इसको, एलिमेंट्री प्रोसेस। और जिस रिएक्शन के अंदर नंबर ऑफ स्टेप होते हैं, मींस जिस रिएक्शन के मैकेनिज्म होते हैं, उस रिएक्शंस को हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। क्या बोलते हैं उसको, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। मींस अगर हम इस रिएक्शन की बात करें तो ये क्या है, एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, और इसमें कितने स्टेप थे, 2 स्टेप थे। तो ये एक एलिमेंट्री स्टेप है और ये भी क्या एक एलिमेंट्री स्टेप है, मींस ये एक एलिमेंट्री रिएक्शन है और ये भी क्या एक एलिमेंट्री रिएक्शन है। और ये इसका क्या है, ओवरऑल रिएक्शन, या इसको हम कह सकते हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, और ये नॉन कॉम्प्लेक्स या एलिमेंट्री रिएक्शन। क्लियर। अगर हम इस ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन को एक बेसिक एग्जांपल से समझें तो देखिएगा क्या होगा। सपोज ये एक रोड है और इस रोड पे बारिश के कारण एक गड्ढा बन गया, मींस ये रोड खराब हो गया, और ये एक स्टूडेंट का घर है, जो स्टूडेंट पहले इस रोड से अपने स्कूल जाता था। यहां पे एक स्कूल है, लेकिन क्या हुआ कि बच्चा उस दिन स्कूल नहीं आ पाया, और स्कूल से टीचर ने कॉल की स्टूडेंट को कि आप कितनी देर में आ रहे हो। तो स्टूडेंट ने बताया कि रोड के ऊपर एक गड्ढा बना हुआ है, अब मुझे नहीं पता मेरे को आने में यहां पे कितना टाइम लगेगा, क्योंकि अगर हम देखें कि इसका जो ऑर्डर है वो किस पे डिपेंड करेगा, इस गड्ढे पे डिपेंड करेगा कि इस गड्ढे के पास में यहां पे ट्रैफिक का कितना बड़ा जाम है। अगर जाम बड़ा है तो क्या होगा, जो टाइम है वो क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा, मींस रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी, स्लो होगी। अगर यहां पे भीड़ कम है तो स्टूडेंट इजीली यहां से निकल जाएगा। मींस अगर इस रास्ते में एक रुकावट हो रही है, सबसे स्लोएस्ट स्टेप है, तो वो कौन है, ये गड्ढा है। और अगर इस गड्ढे को इसने जल्दी क्रॉस कर लिया तो रिएक्शन क्या होगी, फास्ट होगी। अगर देर से क्रॉस किया तो रिएक्शन क्या होगी, स्लो होगी। मींस इसकी जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो किस पे डिपेंड कर रही है, इस गड्ढे पे।
और ये कहता क्या है, सबसे स्लोवेस्ट स्टेप है। मींस किसी भी रिएक्शन का जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो किस पे डिपेंड करती है, सबसे स्लोवेस्ट स्टेप पे डिपेंड करती है। और जो सबसे स्लोवेस्ट स्टेप है वो क्या होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। क्लियर, ये क्या होगा, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, यूनिट ऑफ द रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट की जो यूनिट है वो डिफरेंट ऑर्डर के लिए डिफरेंट होगी, जो कि हमने डिफरेंस में भी आपको बताया था कि हर एक ऑर्डर में रेट कांस्टेंट की जो यूनिट है वो डिपेंड करती है उसके ऑर्डर पे। सो सपोज फर्स्टली हम निकालेंगे जीरो ऑर्डर के लिए। सो रेट इज इक्वल टू के, और जीरो ऑर्डर के लिए जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है हम यहां पे क्या ले रहे हैं, जीरो। मींस जीरो ऑर्डर क्या था, जो इसकी कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करता। और अगर आपको याद हो तो रेट ऑफ रिएक्शन था उसकी यूनिट क्या थी, कंसंट्रेशन बाय टाइम। और कंसंट्रेशन के लिए हम क्या यूज करते हैं, मोल्स पर लीटर, और टाइम के लिए क्या यूज करते हैं, सेकंड। मींस रेट क्या है, मोल्स पर लीटर पर सेकंड इज इक्वल टू के, और ए मींस कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट कितनी है, जीरो है, तो इसको हम राइट नहीं करेंगे। सो के इज इक्वल टू क्या होगा, मोल्स पर लीटर, और ये सेकंड ऊपर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का, मींस पर सेकंड। सो जीरो ऑर्डर के लिए जो यूनिट होगी रेट कांस्टेंट की वो क्या होगी, मोल्स पर लीटर पर सेकंड। क्या होगी इसके लिए, मोल्स पर लीटर पर सेकंड। नेक्स्ट अगर हम देखें फर्स्ट ऑर्डर की यूनिट क्या होगी, तो फर्स्ट ऑर्डर में जो कंसंट्रेशन है वो कितनी होगी, 1। सो रेट की क्या थी यूनिट, कंसंट्रेशन बाय टाइम। कंसंट्रेशन की यूनिट क्या थी, मोल्स पर लीटर, टाइम की सेकंड इज इक्वल टू के, और एक कंसंट्रेशन और कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होती है, मोल्स पर लीटर। मोल्स पर लीटर से मोल्स पर लीटर क्या होगा, कैंसल। सो के इज इक्वल टू क्या होगा, पर सेकंड। ये किसकी यूनिट है, फर्स्ट ऑर्डर की। अगर हम बात करें सेकंड ऑर्डर की, तो यहां पे कंसंट्रेशन कितनी हो जाएगी, 2। और अगर कंसंट्रेशन 2 है तो रेट की यूनिट क्या होती है, मोल्स पर लीटर बाय सेकंड, के। और ए मतलब कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की 2 है तो इसकी भी कितनी हो जाएगी, 2। और 1 मोल्स पर लीटर से एक ही ऊपर वाला मोल्स पर लीटर क्या हो जाएगा, कैंसल। तो जो सेकंड ऑर्डर है उसकी यूनिट क्या होगी, के इज इक्वल टू, ये जो पहले नीचे था अगर इसको हम ऊपर लेके जाएंगे तो जो माइनस का लीटर था वो किसका हो जाएगा, पॉजिटिव का। और यहां पे क्या होगा, पर मोल, और ये भी सेकंड ऊपर जाएगा तो क्या होगा, पर सेकंड। मींस जो सेकंड ऑर्डर है उसकी यूनिट क्या होने वाली है, लीटर पर मोल पर सेकंड। सो इसी से हम थर्ड ऑर्डर कैलकुलेट करते हैं। थर्ड ऑर्डर के लिए यहां पे कंसंट्रेशन कितनी होगी, 3। यहां पे भी कितनी होगी, 3। एक से क्या होगा, कैंसल। बाकी कितने रह गए यहां पे, मोल्स पर लीटर कितने हो गए, 2। तो यहां पे लीटर कितने रह जाएंगे, 2। ये मोल्स भी कितने हो जाएंगे, 2। और यहां पे क्या होगा, पर सेकंड। ये किसकी यूनिट है, थर्ड ऑर्डर की। अगर हम बात करें गैसियस रिएक्शन के लिए, तो गैसियस रिएक्शन में इसकी यूनिट मोल्स पर लीटर की जगह हम क्या यूज करते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सो जहां पे भी आपको मोल्स दिखाई दे रहा है, चाहे वो जीरो ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर है, सेकंड है या थर्ड है, तो आप उसकी जगह क्या यूज करोगे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मींस अगर हम इस रिएक्शन की बात करें, इसके अंदर जो यूनिट होगी वो क्या होगी, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर सेकंड। ये थर्ड ऑर्डर की यूनिट होगी फॉर एनी गैसियस रिएक्शन।